मैं उनकी बहू थी। वो बांझ औरत हमारे घर में आकर हमारे वंश को खत्म करने वाली थी, समझे। भरे बाजार में सास ने अपने बगल में खड़ी औरतों से मुझे सुनाकर कहा। सब लोग मुझे घूर रहे थे। मैं हंसी और फिर मैंने अपना फोन निकालकर एक नंबर मिलाया। हेलो, भारत क्रेडिट कार्ड। समीर के नाम के सारे कार्ड तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। यह कहानी 7 साल पहले शुरू हुई थी। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आप यह सब कहाँ से सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए सौभाग्य की प्रार्थना करूंगी। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई। मेरे होने वाले पति समीर से मेरी मुलाकात एक जानने वाले के पूरा ही हुई थी। सच कहूँ तो पहली नज़र में वह मुझे बहुत साधारण लगे। ना तो वह बहुत सुंदर थे, ना लंबे थे और ना ही उनमें कोई खास बात थी। लेकिन एक बात थी जो मेरे दिल को छू गई। प्रिया जी, आपने खाना खाया? जब भी हम मिलते वह यही पूछते। यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन मुझे इसमें एक अपनापन महसूस होता था। मेरे मायके में सब अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे। मेरे माता पिता बचपन से ही बहुत व्यस्त रहे। मेरी माँ बुरी इंसान नहीं थी, बस वह बहुत व्यस्त थी। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता था कि मैंने खाना खाया है या नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। समीर की तरह मेरे झुकाव की यही वजह थी। मुझे किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी, बस एक अच्छे और नेकदिल इंसान की तलाश थी। जब हमारी शादी तय हो गई तो मैंने एक बात छिपाने का फैसला किया। मेरे मायके की आर्थिक स्थिति। मेरी माँ के दिल्ली में कई मकान थे और उनका कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी था। मेरे नाम पर भी एक पूरी बिल्डिंग थी। सच कहूँ तो हम कांची अमीर थे। आप पूछेंगे कि मैंने यह क्यों छिपाया? क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि मैं कैसी हूँ, बल्कि मेरे पैसों के लिए जोड़ेंगे। मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे पैसों के लिए नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर अपनाए। मैं एक साधारण बहू बनकर उनके घर जाना चाहती थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला था। जब मैं पहली बार अपनी सास से मिली तो उनका प्रभाव बुरा नहीं था। उन्होंने एक अच्छी साड़ी और मोतियों के झुमके पहने हुए थे और बहुत सलीके से तैयार थी। प्रिया बेटा, हमारा समीर थोड़ा नासमझ है पर दिल का बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखना, ठीक है? यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। मैंने सोचा कि इस घर में सब कुछ ठीक रहेगा। हमारी शादी बहुत सा तरीके से हुई। मेरे घर वाले एक बड़ी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने सोचा कि ससुराल वालों की इज्जत का भी सवाल है। इसके बजाय मैंने चुपचाप अपना दहेज तैयार किया और ससुराल के लिए घर खरीदने में भी मदद की। यह मुझसे किसी ने करने को नहीं कहा था। मैंने सोचा कि अब हम एक परिवार है तो यह मेरा फर्ज है। समस्या शादी के 1 साल बाद शुरू हुई। प्रिया बेटा, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी सास यह हर त्योहार पर पूछती थी। शुरू में वह मजाक हंसते हुए कहती थी, अभी नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अभी तुम लोग जवान हो, आराम से सोचो। शुरू में वह ऐसा ही कहती थी, लेकिन 1-2 साल बीत गया, फिर 2 साल और उनके बात करने का तरीका बदलने लगा। प्रिया, तू डॉक्टर के पास गई थी, शादी को कितना समय हो गया? अभी तक कोई खबर नहीं। मैं अस्पताल गई, मैंने जांच करवाई, रिपोर्ट के कारण अज्ञात लिखा था। कोई स्पष्ट समस्या नहीं थी, लेकिन मैं गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे तनाव कम करने की सलाह दी। जब मैंने वह रिपोर्ट अपनी सास को दिखाई तो उन्होंने उसे कुछ देर तक घूर कर देखा और फिर कहा, अगर अज्ञात है तो समस्या तुम्हारी तरह से ही होगी। हमारा समीर तो एकदम ठीक है। उस दिन से मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत दिखने लगी। ससुराल का सारा काम स्वाभाविक रूप से मेरे ऊपर आ गया। सब्जी भाजी लाना, ससुर जी को अस्पताल ले जाना, त्योहारों की तैयारी करना और इस प्रकार में घर के खर्च से लेकर अस्पताल के बिल तक एक एक करके मेरे कार्ड से भुगतान होने लगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब मैंने अपनी सास को बाहर जाने के लिए अपना कार्ड दिया था। माँ जी, यह इस्तेमाल कर लीजिए घर खर्च के लिए। अरे क्या यह ठीक रहेगा? हाँ, आप आराम से इस्तेमाल कीजिए। यह 1 से 2 कार्ड हुए। फिर ससुर जी के अस्पताल का कार्ड, ननंद सुनीता की पढ़ाई का कार्ड और घर के दूसरे खर्चों का कार्ड सब मेरे नाम पर थे और मैंने बैंक खाते से पैसे कटते रहे। हर महीने 1 लाख से ज्यादा का खर्च होता था। ससुराल वालों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह पैसा किसका है। वे बस इस घर का कार्ड समझते थे। मैंने भी उसे ऑटो डेबिट पर लगा दिया था। मैंने सोचा यह मेरा परिवार है, यह घर मेरा है। उस समय मेरे पति समीर अक्सर देर से घर आने लगे। आज मुझे फिर देर हो जाएगी, शायद लेट हो जाऊं। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं बाहर खा लूंगा।
हंसते हुए। मैं 3-4 बार ऐसा ही होता था। वीकेंड पर भी वह दोस्तों से मिलने या ऑफिस के काम का बहाना बनाकर बाहर चले जाते थे। मुझे लगता था कि वह शायद व्यस्त है। मैंने सोचा कि नौकरी पेशा जिंदगी ऐसा ही होती है। मेरी सास भी यही कहती है, समीर काम में व्यस्त है, आदमी बाहर मेहनत करेगा तभी तो पैसा कमाएगा। तुम घर का ध्यान रखो। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने उनकी बात पर यकीन किया। मैंने घर संभाला 7 साल तक, लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि जिस घर की मैं रक्षा कर रही थी, क्या वह सच में इस लायक था। तुम्हें पता भी है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है, तुम नहीं समझोगी। यह शादी के दूसरे साल की दिवाली की बात है। मेरी सास ने रसोई में मुझसे यह कहा। मेरे पीछे से मैं पकौड़े तल रही थी। मेरे हाथ से पलटा, कांप कर गिर गया। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे मुंह से अनायास ही यह निकल गया। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। बस मैंने माफ़ी मांग ही ली। उस रात में बिस्तर पर आकर कंबल को कसकर पकड़े रही। मैं रोई नहीं, अभी नहीं। उस समय तक मुझे विश्वास था कि अगर मैं और मेहनत करूंगी तो सब बदल जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो मेरी सास भी मुस्कुराएगी, समीर भी जल्दी घर आने लगेंगे। 7 साल पहले मैं इतनी भोली थी। शादी के तीसरे साल से मेरी सास की बातें बदल गई। यह सास की बातें जब शब्द ही शब्द साहिब हो गया, उनकी जगह दूसरे शब्दों ने ले ली। इस सब घर में रहना है तो कुछ तो काम ना हो। पहली बार जब मैंने यह सुना तो मैं बर्तन धो रही थी। मेरी सास ने मेरे पीछे से कहा। उन्होंने यह मुझसे सीधे नहीं कहा था। वह टीवी देखते हुए अपने आप से बड़बड़ा रही थी। यह बात मुझे और भी ज्यादा चुभी। ऐसा लगा जैसे वह मुझसे बात नहीं कर रही है बल्कि एक सच्चाई बता रही है। बर्तन धोते हुए मेरे हाथ रुक गए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उसके बाद में मेरी सास ने और भी बेकार हो गई। बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती, इस घर के लिए किया ही क्या है तुमने। समीर को देखकर मुझे तरस आता है। पड़ोस वाली बहू का दूसरा बच्चा भी हो गया और हमारे घर में सन्नाटा पसरा है। शुरू में जो बातें सिर्फ रसोई तक सीमित थी, वे खाने की मैं तक आ गई और फिर पूरे घर में फैल गई। बाद में तो वह पान पर भी यही सब कहते हैं मेरे सामने ही। हाँ, हमारी बहू है तो बहुत अच्छी, लेकिन बच्चे नहीं है तो घर बहुत सुना लगता है। और उनकी दूसरी तरफ से किसी रिश्तेदार की आवाज आती, अरे अभी तक नहीं। जब मेरी ननद सुनीता छुट्टियों में भारत आती तो स्थिति और भी भारी हो जाती। सुनीता की विदेश में पढ़ाई का खर्च मेरे कार्ड से जाता था, लेकिन वह हमेशा मुझ पर ताने कसती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसके पैसों पर ऐश कर रही है। भाभी, मैं सच कहूँगी, आपको मेरे भाई के लिए बुरा नहीं लगता। अगर उन्होंने किसी और से शादी की होती तो अब तक उनके 2 बच्चे होते। यह बात उससे सोरे पर बैठकर कही, अपने कीमती बेद को गोद में रखकर हुए, मेरे ही कांटे हुए फल खाते हुए। भाभी, आप तो हमारे घर के लिए कोई सौभाग्य भी नहीं ला सकी। मैं मुस्कुरा दी। जब समझ नहीं आता कि क्या कहे तो इंसान मुस्कुरा देता है। वह मुस्कुराहट कितनी दर्द भरी थी यह सिर्फ मैं जानती थी। शादी के चौथे साल की दिवाली थी। ससुराल के सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। चाचा, बुआ, चचेरी, भाई बहन, करीब 20 लोग। मैं सुबह ही पकौड़ा तल रही थी, सब्जियां बना रही थी और मैं लगा रही थी। हर त्योहार पर यही मेरा काम होता था। समस्या खाने के समय हुई। मेरी सास ने रिश्तेदारों के सामने बात छेड़ दी, हमारी बहू है ना, काम तो बहुत अच्छी करती है, हाथ बहुत तेजी चलता है, लेकिन एक कमी है। रिश्तेदारों ने मेरी तरफ देखा। मैं उस समय सब्जी परोस रही थी। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई कारण नहीं पता। मेरे हाथ में चम्मच कांप रहा था। हमारा समीर कितना परेशान रहता है। 30 साल के बाद हर आदमी बाप बनना चाहता है, यह तो स्वाभाविक है। रिश्तेदार असहज होकर मुस्कुराए। बुआ ने माहौल बदलने की कोशिश की। आजकल तो लोग देर से भी बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन मेरी सांस रुकी नहीं। आजकल की बात नहीं, 4 साल बहुत होते हैं। मैंने सब्जी का कटोरा नीचे रखा और सिर झुका लिया। मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। मुझे रोना नहीं था। अगर मैं यहाँ रोई तो मैं अपनी सांस से हार जाऊंगी। मैंने सोचा। उस दिन मैं बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। मेरी आंखें लाल हो गई थी। आईने में दिख रही थी मैं खुद को बहुत दयनीय लग रही थी। मैंने क्या गलत किया है, यह ख्याल पहली बार मेरे मन में आया। लेकिन साथ ही एक और ख्याल आया, शायद सच में यह मेरी हालत है। आज जब मैं सोचती हूँ तो वह सबसे डरावना पल था, जब मेरी सांस की बातें मेरे अंदर घर कर गई थी, जब मैं दूध को ही दोष देने लगी। उस समय तक मेरे पति लगभग घर पर नहीं रहते थे। हफ्ते में 3 बार की देर रात की शिफ्ट अब 4 बार होने लगी थी और वीकेंड पर भी काम बढ़ गया था।
कभी कभी वह सुबह 2 या 3 बजे घर आते थे। उनके शराब की गंध आती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके कपड़ों से एक और खुशबू आती थी, इत्र जैसी मीठी सी खुशबू। समीर, आज फिर देर हो गई। हाँ, ऑफिस की पार्टी थी, तुम सो जाओ। यह सुनकर मैं दूसरी तरफ करवट ले लेती। मैंने कभी पूछा नहीं। मुझे डर लगता था कि अगर मैंने पूछा तो मुझे जवाब मिल जाएगा, और वह जवाब ऐसा होगा जिसे मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने अनजान बने रहना ही बेहतर समझा। मैं हर हफ्ते एक बार अपनी माँ को फोन करती, और माँ, मैं ठीक हूँ, खाना पीना तो ठीक से कर रही है ना? हाँ, सास बहुत अच्छी तरह रखती है। यह एक झूठ था। मैं हफ्ते में झूठ बोलती। मैं अपनी माँ को चिंता नहीं देना चाहती थी। माँ अपने कारोबार में व्यस्त थी, और मैं एक ब्याही हुई बेटी थी। मुझे लगा कि मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। प्रिया, कोई परेशानी तो नहीं है? तेरी आवाज़ कुछ उदास लग रही है। नहीं, बस थोड़ी सर्दी खांसी है, कोई खास बात नहीं। होठ कांपने के बाद मैं देर तक चुपचाप बैठी रही। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं था। मेरी सास मुझे ताने मारती थी, मेरी ननद मेरा बड़ा उतारती थी, और मेरा पति घर पर ही नहीं रहता था। मैंने अपनी माँ से झूठ बोला कि मैं खुश हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में अकेली हूँ। फिर भी मैं डटी रही। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं समीर से प्यार करती थी, कम से कम उस समय तक तो करती थी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं और कोशिश करूंगी तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो मेरी सास भी मुस्कुराएगी, समीर भी जल्दी घर आने लगेंगे। यह शादी के 5वें साल की बात है। मैंने अपनी सास को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना, एक बांझ औरत घर में आ गई है, हमारा वंश खत्म होने वाला है। बांझ औरत, यह शब्द मेरे दिल में एक कील की तरह चुभ गया। एक ऐसी कील जिसे मैं निकालने की कितनी भी कोशिश करूं वह नहीं निकलती। मैं रसोई में खड़ी यह शब्द सुन रही थी। मेरे हाथ में आलू था। मैं आलू छीलते छीलते रुक गई और चुपचाप खड़ी रही। मैं रोई ही नहीं, इसके बजाय मैंने सोचा मैं यहाँ क्यों हूँ। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी, इसलिए मैंने फिर से आलू छीलना शुरू कर दिया। 5 साल तक मैं ऐसे ही जीती रही, बिना सवाल किए, बिना रोए, बस सहती रही, क्योंकि मैंने सोचा था कि यही परिवार होता है। शादी के 7वें साल पतझड़ का मौसम था। उस रात मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए बाहर निकली। रात का करीब 1 बजा था। समीर देर से घर आए थे। मैंने देखा कि बैठक से रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि शायद टीवी चल रहा है, लेकिन फिर मुझे आवाजें सुनाई दी, समीर और मेरी सास की। मैंने सोचा कि इस समय वे दोनों क्या बातें कर रहे होंगे, और मैं रुक गई। माँ, मुझे कुछ कहना है। यह समीर की आवाज़ थी, सामान्य से ज्यादा धीमी। मैं गलियारे की दीवार से सट कर खड़ी हो गई। मैं अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन रुक गई। क्या बात है? इस समय मेरी एक बाहर वाली औरत है। मुझे लगा जैसे मेरा दिल रुक गया। क्या तुम्हारी बाहर वाली औरत है? और वह गर्भवती है? सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड या कुछ मिनट का सन्नाटा, मुझे नहीं पता कितने महीने हो गए। मेरी सास ने पूछा। मुझे लगा था कि मेरी सास चिल्लाएगी, कि वह कहेगी यह क्या बकवास है, और समीर को थप्पड़ मारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 महीने, क्या बच्चा उसी का है? यकीन है? हाँ, मेरा ही बच्चा है। फिर से सन्नाटा, और फिर मेरी सास ने कहा, अच्छा ही हुआ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैंने दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो मैं वहीं गिर जाती। मेरा हाथ कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं कोई आवाज़ नहीं निकाल सकी। मेरा दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए थी। अच्छा ही हुआ, यह मैंने नहीं, अच्छा ही हुआ। समीर, मीरा ने पूछा। ना प्रिया, 7 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा है। सच कहूँ तो मैं भी परेशान हो गई थी। कितनी बार डॉक्टर के पास भेजा, लेकिन रिपोर्ट में कारण अज्ञात आता। यह कोई बात हुई भला? चलो अब सब ठीक से निपटाते हैं। माँ तुम्हारी मदद करेगी, प्रिया से मैं बात करूंगी, तुम चुप रहना। मेरी सास की आवाज़ बहुत शांत थी, जैसे वह कल बाहर से खरीदने वाली चीज़ों को लिस्ट बना रही हो। 7 साल तक साथ रही बहू को घर से निकालने की बात वह इसने शांत तरीके से कह रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। मैंने कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर ली। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। छत घूम रही थी। मेरे दिमाग में मेरी सास की आवाज़ गूंज रही थी, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही। 7 साल तक मेरी सास ने मुझे ताने मारे, बांझ औरत, घर का बोझ, लेकिन जब उनके बेटे ने बाहर किसी औरत से रिश्ता बनाया और उसे गर्भवती कर दिया तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि वह खुश हुई। उस पल मुझे एहसास हुआ मैं इस घर में एक इंसान नहीं थी, मैं बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन थी। जब मशीन खराब हो जाए तो उसे नई मशीन से बदल दिया जाता है, चाहे 7 साल हो या 10 साल, कोई बरास नहीं पड़ता। 3 दिन बाद शाम की बात है, मेरी सास ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे खाने की मेज पर आमने सामने बैठने को कहा।
समीर वहाँ नहीं थे। श्री ननद और सुनीता बगल में बैठी थी। प्रिया बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। मैं बैठ गई। मुझे पहले से ही पता था कि वह क्या कहने वाली है। समीर का बाहर किसी और से बच्चा होने वाला है। समीर का बाहर किसी और से बच्चा होने वाला है। मेरी सास ने कहा, मेरी आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए, मैं सच कहूँगी, तुमने 7 साल तक बच्चे को जन्म नहीं दिया। हम अपने वंश को ख़त्म तो नहीं कर सकते। मैं चुपचाप बैठी रही। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ठीक है। चुपचाप 7 साल के रिश्ते को वह चुपचाप खत्म कर सकती है। ऐसी थी मेरी सास। माँ जी, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने बस इतना ही कहा। मेरा गला भराया था और मैं और कुछ नहीं बोल सकी। मेरी सास ने सिर हिलाया। गलती हो या ना हो, नतीजा तो कुछ नहीं निकला। सुनीता ने बगल से बात बढ़ाई। भाभी, अब जब ऐसा ही हो गया है तो अच्छा ही है कि आप दोनों शांति से अलग हो जाए। भाई को भी तो बच्चे की जरूरत है। शांति से सीरज मुझे छोड़कर सबके लिए अच्छी स्थिति को शांति कह रही थी। मेरी ननद उस रात समीर कमरे में आया। दरवाज़ा खोलकर वह कुछ देर तक खड़े रहे। मैं बिस्तर पर बैठी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। प्रिया, मुझे माफ़ कर देना, सच में मुझे माफ़ कर देना। 7 साल तक बाहर किसी और औरत से रिश्ता रखने, उसे गर्भवती करने और अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी पत्नी को घर से निकालने के साजिश रचने के बाद वह कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना। समीर, बस एक बात पूछनी है, आप उस औरत से कब से मिल रहे हैं? समीर जवाब नहीं दे सके। उन्होंने मुंह खोला और बंद कर दिया। उन्होंने नजरें चुरा ली। जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं उठी। कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा देर रात की शिफ्ट नहीं रखती। यह कहकर मैंने समीर का चेहरा देखा। वह पीला पड़ गया था। उनका चेहरा बता रहा था कि यह रिश्ता शादी से पहले का है। 7 साल तक मैंने इस इंसान पर भरोसा किया। मैंने देर रात की शिफ्ट की बात पर भरोसा किया, ऑफिस की पार्टी की बात पर भरोसा किया, व्यस्त हूँ की बात पर भरोसा किया, उनके कपड़ों से आने वाली इत्र की खुशबू, वह मीठी खुशबू। अब मुझे समझ आया कि वह क्या थी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैंने इतना ही कहा। मैंने चिल्लाया नहीं, मैं रोई नहीं, मैंने सीखें नहीं फेंकी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इन 7 सालों में मैं क्या थी। चिल्लाने से कुछ नहीं बदलता। इन लोगों के लिए मेरा सिर एक खराब हो चुकी मशीन थी और जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। एक खराब मशीन अगर चिल्लाएगी तो क्या बदलेगा? उस रात में सो नहीं सकी। मैं छत को देखते हुए सोच रही थी। 7 साल का रिश्ता ऐसे खत्म हो रहा है। और एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। अच्छा ही हुआ मेरी सास ने जो कहा था, वह शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। लेकिन अजीब का पता है कि खतरा बुरा है। बात यह है कि सुबह होते होते मुझे वह शब्द अलग तरह से सुनाई देने लगे। अच्छा ही हुआ, शायद यह बात मुझ पर भी लागू होती थी। इस घर से निकलना, इन लोगों से दूर जाना शायद मेरे लिए भी अच्छा ही था। इसलिए मैंने रोना नहीं चुना। तालाब की प्रक्रिया जैसी आगे बढ़ी। मेरी सास पहले से ही एक वकील तय कर रखा था। जिस रात मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था, या शायद उससे भी बहुत पहले से वह इसकी तैयारी कर रही थी। दस्तावेज इतने साफ सुथरे थे, वे एक दिन में तैयार नहीं किए गए थे। एक हफ्ते बाद ससुराल के बैठक में मेम पर मुझसे दस्तावेज मिले। एक वकील आया हुआ था। वह एक दुबला पतला चश्मा पहने एक आदमी था। उसने मुझे एक बार देखा और फिर दस्तावेज खोले। ये आपसी सहमति से तलाक के दस्तावेज है। गहरा पत्ता और कोई प्रावधान नहीं। मैंने दस्तावेज को देखा। साफ कागज पर घने अक्षर, 7 साल का रिश्ता इन कुछ पन्नों में सिमट गया था। गोरा भत्ता नहीं। तुमने ऐसा क्या किया है जो गुवारा भत्ता मांगो? यह मेरी सास थी। वह वकील के बगल में बैठी थी, हाथ बांधे हुए मुझे घूर रही थी। 7 साल तक इस घर में खाया पिया सोया, यही काफ़ी है। शुक्र मनाओ, खाया पिया और सोया, यही काफ़ी है। 7 साल तक सुबह उठकर ससुर जी की दवाइयाँ तैयार करना, सास का नाश्ता बनाना, हर त्योहार पर 20 लोगों का खाना बनाना और हर महीने 1 लाख का से ज़्यादा खर्च अपने कार्ड से देना, और उसके बाद भी खाया पिया सोया, यही काफ़ी है। सुनीता ने बगल में कहा, भाभी सच कहूँ तो मेरे भाई से 7 साल तक इंतजार किया। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। गुजारा भत्ता मांगना तो ठीक है, 7 साल तक इंतजार किया। बाहर किसी और औरत से रिश्ता रखते हुए इंतजार किया था। समीर सोचे के कोने में बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर झुकाए बस अर्थ को देख रहे थे। वकील मौजूद था। माँ बात कर रही थी और बहन साथ दे रही थी। और वह खुद जिसने धोखा दिया, जिसने दूसरी औरत को गर्भवती किया, जिसके कारण यह तलाक हो रहा था, वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मैंने फिर से दस्तावेजों को देखा। कोरा भत्ता हाला, सबसे संपत्ति का बंटवारा हाली,
बच्ची की परवरिश लागू नहीं, क्योंकि कोई बच्चा नहीं था। मैंने पेन उठाया। प्रिया, सोच समझकर फैसला लेना, मेरी सास ने कहा। उनके लहजे में कुछ अजीब था, जैसे वह चिंता भी जता रही हो और साथ ही कह रही हो कि जल्दी खत्म करो। मैंने दस्तखत कर दिए। प्रिया, मैं ला सकती थी, धोखा समीर ने दिया था, इसलिए कानूनी तौर पर मैं मजबूत थी। गवारा भत्ता, संपत्ति में हिस्सा मांग सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 7 साल में मैंने अपनी सारी हिम्मत, सारे आंसू, सारी उम्मीदें खो दी। मैं बस वहाँ से निकलना चाहती थी, इस घर में इन लोगों से जितनी जल्दी हो सके। उस दस्तावेज पर अपना नाम लिखते ही मेरा दिमाग शून्य हो गया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तलाक की अर्जी मंजूर हो गई और एक महीना लगा। उस एक महीने में मैंने अपना सामान बांधा। सामान के नाम पर कुछ खास नहीं था। कुछ कपड़े, कॉस्मेटिक, 2-3 किताबें और शादी की शुरुआत में ली गई एक तस्वीर। बस 7 साल का सामान एक सूटकेस में आ गया। मुझे अजीब लगा। मैं 7 साल तक वहाँ रही, लेकिन मेरा अपना कहलाने लायक कुछ भी नहीं था। ससुराल का सामान सब सास का था, फर्नीचर, उपकरण, सब कुछ ससुराल के नाम पर था। कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी, लेकिन वे भी बहुत पहले इस घर का बन चुकी थी। आखिरी दिन था। मैंने दरवाजे पर अपनी चप्पलें पहनी। सूटकेस का हैंडल पकड़कर मैं खड़ी हुई। मेरी सास बैठी थी और वह टीवी देख रही थी। मुझे जाते हुए देखकर भी उन्होंने चैनल नहीं बदला। चुपचाप निकल जाना, ज़्यादा सामान मत ले जाना, वैसे भी तुम्हारा यहाँ कुछ खास नहीं है। हाँ, कुछ सांस नहीं है। इस घर में मेरा कुछ खास नहीं था। 7 साल रहने के बाद भी सुनीता अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, भाभी, जाने के लिए कोई जगह तो है ना? मायके में भी तो कुछ खास नहीं है। मायके में भी तो खास नहीं है। मेरा मायका, जो हर महीने सुनीता की पढ़ाई के लिए 4 लाख देता था, वह कुछ खास नहीं था और मुझे हंसी आने वाली थी, लेकिन मैंने जिद को रोक लिया। अगर मैं यहाँ हंसती तो मुझे सब कुछ बताना पड़ता और यह लोग उस लायक नहीं थे कि उन्हें कुछ बताया जाए। आप चिंता मत कीजिए। बस इतना कहकर मैंने दरवाज़ा खोला। प्रिया, मेरे पीछे से समीर की आवाज़ आई। वह शायद अपने कमरे से भाग कर आए थे। उनकी आवाज़ काँप रही थी। मैं पीछे नहीं मुड़ी। अगर मैं रुकती तो मैं टूट जाती, अगर मैं पीछे मुड़ती तो मैं रो पड़ती, अगर मैं रोती तो मैं वहीं बैठ जाती, और अगर मैं बैठ जाती तो शायद और 7 साल वहीं गुजार देती। इसलिए मैं चलती रही, बिना पीछे देखे। दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे से मेरी सास की आवाज़ आई, जाने दो, अब नहीं, बहू ले आएंगे। दरवाज़ा बंद होने के साथ यह आखिरी बात जो मैंने सुनी। लिफ्ट से नीचे आई, लॉबी पार करने के बाहर निकली। हल्की गर्म हवा चल रही थी। पतझड़ का मौसम था। मैंने एक टैक्सी रोकी। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। 1 मिनट। मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है। 7 साल बाद पहली बार मुझे खुद तय करना था कि मुझे कहाँ जाना है। दिल्ली। मैंने अपने मायके का पता बताया। टैक्सी चल पड़ी और ससुराल की बिल्डिंग धीरे धीरे छोटी होती गई। तब मैं रोई। 7 साल में मैं एक बार भी नहीं रोई थी। जब सास ताने मारती थी, जब सुनीता मारती थी, जब समय सुबह इत्र की खुशबू लगाकर घर आते थे, एक बार भी नहीं। लेकिन उस टैक्सी की पिछली सीट पर मैं रो पड़ी, चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए। ड्राइवर ने शायद मुझे देख लिया था, इसलिए उन्होंने रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे उनका यह व्यवहार अच्छा लगा। 7 साल का रिश्ता एक सूटकेस में था और वह भी हल्का था, लेकिन उस टैक्सी में एक चीज थी जो मैं भूल गई थी। कार्ड। मेरी सास का डिपार्टमेंटल स्टोर का कार्ड, ससुर जी का अस्पताल का कार्ड, सुनीता की पढ़ाई का कार्ड, घर का खर्च का कार्ड और मेरे नाम पर मेरे बैंक खाते से। तलाक के समय वह यह सब भूल गई थी। मैं इतने जल्दी में थी कि मुझे यह सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। ससुराल वालों को भी पता नहीं था कि यह कार्ड मेरे नाम पर है, इसलिए किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। कार्ड ऑटो डेबिट पर थे और तलाक के बाद भी वह हर महीने पैसे कट रहे थे। मुझे इस बात का पता नहीं था, अभी तक तो नहीं। जब मैंने अपने मायके का दरवाज़ा खोला तो माँ सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे के देखा और बिना कुछ कहे गले लगा लिया। सूटकेस पकड़े हुए मैं दरवाजे पर ही देर तक ऐसे ही खड़ी रही। प्रिया बेटा, अब तक क्यों नहीं आई? उनकी इस बात पर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। टैक्सी में बहे आंसू सब कुछ नहीं थे। माँ के गले लगकर 7 साल का सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस मेरी पीठ थपथपाती रही जब तक मैं चुप नहीं हो गई। उस रात में मैंने माँ के हाथ की बनी दाल चावल खाई। मुझे अजीब लगा, मुझे खाने का स्वाद आ रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैंने 7 साल तक ससुराल में खाना खाते हुए कभी स्वाद महसूस किया था। मुझे याद नहीं आया। मैं हमेशा तनाव में रहती थी, सास की नज़रों के डर से खाती थी। खाना गले से नीचे तो उतरता था, लेकिन स्वाद का पता नहीं चलता था। लेकिन माँ के हाथ की बनी दाल चावल का स्वाद आ रहा था।
बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है माँ। माँ मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुराई। बहुत समय बाद खाना खाते हुए मुस्कुराना। कुछ दिनों बाद मैंने माँ को सब कुछ बताया। सास के ताने, सुनीता का मजाक, समीर का धोखा और यह कि उसकी शादी से पहले से ही किसी और औरत से रिश्ता था। उस औरत को गर्भवती होने पर ससुराल वालों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया और 7 साल तक मैंने हर से जोन पर मैं ठीक हूँ कहा था। सब कुछ माँ सुनती रही। बिना कुछ कहे वह चुपचाप बैठी रही और सब कुछ सुनने के बाद वह देर तक चुप रही। फिर उन्होंने मुंह खोला, उस घर ने तेरे साथ ऐसा किया। माँ की आवाज़ कांप रही थी। 7 साल तक मेरी बेटी के साथ। माँ, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। कोई बात नहीं? कैसे? क्या कोई बात नहीं? माँ ने मैं पर एक बार हाथ मारा। मैं फिर उन्होंने और आंसू लूछे और मैंने पहली बार माँ को रोते हुए देखा था। पिताजी का देहांत पर भी वह नहीं रोई थी। तूने अकेले क्यों सहा? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको चिंता नहीं देना चाहती थी। पगली कहीं की माँ। माँ मुझे फिर से गले लगा लिया इतनी जोर से कि दर्द होने लगा। अब मैं हूँ ठीक है। उनकी इस बात पर मैं फिर रो पड़ी। माँ के सामने कितनी भी बार रोऊं ठीक है। आपको लेकर कैसे आ जाने के साथ होंगे? शर्म नहीं आती? मायके लौटने के बाद मेरा शरीर बदलने लगा। सबसे पहले नींद में 5 वर्ष आए। ससुराल में मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। ससुर जी की दवाइयाँ देनी होती थी, नाश्ता बनाना होता था और सांस के उठने से पहले बैठक की सफाई करनी होती थी। रात में भी समीर कब आएंगे यह सोचकर मैं ठीक से सो नहीं पाती थी। लेकिन मायके आने की पहली रात में 10 घंटे सोई, अगले दिन 9 घंटे, फिर उसके अगले दिन भी। मेरा शरीर नींद के लिए तरस रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं 7 साल की नींद एक साथ पूरी कर रही हूँ। मेरी भूख भी लौट आई और चेहरे पर रौनक आने लगी। आईने में मैं खुद को देखती तो ससुराल में रहने वाली प्रिया से बिल्कुल अलग लगती थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं कितनी दुबली, कितनी थकी हुई जिंदगी जी रही थी। फिर एक अजीब लक्षण दिखाई देने लगा। तलाक के 2 महीने बाद की बात है। सुबह उठने पर मेरे जी में चलाता था। शुरू में मुझे लगा कि शायद बदनामी हो गई है, लेकिन कई दिन बीत गए और यह ठीक नहीं हुआ। खाने की महक से मुझे उल्टी आती थी और अचानक चक्कर आ जाते थे। कोई कोई महक भी बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मुझे कोई बहुत पसंद थी। प्रिया, तेरा चेहरा उतरा हुआ है, डॉक्टर के पास चली जा। माँ ने चिंता जताई। मुझे भी कुछ अजीब लगा और मैं पास के क्लिनिक में गई। मुझे लगा कि शायद पेट में कोई समस्या है। डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछे और फिर खून की जांच कराने को कहा और एक और जांच की। रिपोर्ट आ गई। मुबारक हो, आप 8 हफ्ते की गर्भवती है। मैं सुन रह गई। क्या मैं गर्भवती हूँ? हाँ, करीब 8 हफ्ते हो गए हैं। 8 हफ्ते? तो इसका मतलब हाँ, आप करीब 2 महीने पहले गर्भवती हुई है। 2 महीने पहले यानी तलाक से ठीक पहले, जब मैं अभी भी ससुराल में थी, जब मैं और समीर आखिरी बार एक ही कमरे में थे। डॉक्टर ने मेरा चेहरा देखकर धीरे से कहा कि आपको पहले कभी गर्भधारण में समस्या हुई थी? हाँ, 7 साल तक मैं गर्भवती नहीं हो सकी। डॉक्टर ने कहा था कि कारण अज्ञात है। ऐसा है? डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कारण अज्ञात बांझपन में एक प्रकार तनाव प्रेरित बांझपन भी होता है। जब कोई लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल में रहता है तो हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है और ओव्यूलेशन अनियमित हो जाता है। जब वह उस माहौल से बाहर निकलता है तो शरीर ठीक होने लगता है और प्राकृतिक रूप से गर्भधारण हो जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। तनाव के कारण 7 साल तक पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर है ना? नींद भी अच्छी आ रही है? हाँ, शरीर ने खुद ही जवाब दे दिया है। मैं क्लिनिक से बाहर निकली। मैं गलियारे की बेंच पर बैठ गई। मेरे पैरों में जान नहीं थी। 7 साल तक जो बच्चा नहीं हुआ वह उस घर से निकलते ही हो गया। मेरी सास मुझे बांझ कहती थी कि यह मेरी गलती है। 7 साल तक हर दिन मुझे भी यह लगता कि यह मेरी गलती है। मेरे शरीर में कोई कमी है कि मैं अधूरी हूँ, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। कारण मेरा ससुराल था, उस घर के ताने, सास की नफरत, पति के बेरू, सुनीता का मजाक, यह सब मेरे शरीर को बर्बाद कर रहा था। 7 साल तक बच्चा ना होना मेरी गलती नहीं थी। यह सच्चाई सामने आते ही मेरे आंसू बह निकले। यह गुस्सा नहीं था, यह अफसोस था। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? मैं पहले क्यों नहीं निकल सकी? मैंने 7 साल तक क्यों सहा? मैं अस्पताल के गलियारे में देर तक रोती रही। देर तक रोने के बाद एक ख्याल आया। वह औरत रीना, उस औरत के गर्भवती होने की वजह से मुझे घर से निकाला गया था।
समीर का बच्चा उसके पेट में था। मेरी सास ने अच्छा ही हुआ कहकर ऐसी बहू की जगह जो बच्चा पैदा कर नहीं सकती, एक ऐसी औरत को ले आई जो बच्चा पैदा कर सकती थी। लेकिन मैं भी गर्भवती थी उस आदमी के बच्चे से। उसी समय जिस पल मेरा ससुराल मुझे घर से निकाल रहा था, उस पल मेरे पेट में भी एक बच्चा था। किसी को नहीं पता था, मुझे बस पता नहीं। मेरे दिल टूट गया जब वे लोग मुझे बांझ कहकर ताना मार रहे थे और घर से निकाल रहे थे। तब मेरे पेट में पहले से ही एक बच्चा था। उन्होंने एक गर्भवती बहू को घर से निकाल दिया था। घर लौटकर मेरे माँ को बताया, माँ मैं गर्भवती हूँ। माँ एक पल के लिए रुक गई। क्या 7 साल तक उस घर में बांझ कहलाने के बाद अब बच्चा हो गया? हे भगवान! माँ ने मुंह पर हाथ रख दिया। उस औरत के गर्भवती होने की वजह से उन्होंने मुझे निकाला, लेकिन मैं गर्भवती थी। माँ उस समय उसी आदमी के बच्चे में माँ ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रोए। देर तक यह तनाव की वजह से हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ससुराल के तनाव से बाहर निकलते ही मेरा शरीर ठीक हो गया और मैं प्राकृतिक रूप से गर्भवती हो गई। तो 7 साल तक बच्चा ना होना उस घर की वजह से था। माँ ने दांत भी लिए। उस घर में मेरी बेटी के साथ देर तक रोने के बाद माँ ने अपने आंसू पोंछे। मेरी आंखों में सीधे देखा। प्रिया मेरी बात ध्यान से सुन। माँ की आंखों में कुछ बदल गया था। वह दुख नहीं था, वह मजबूती थी। यह बच्चा तेरा बच्चा है, उस घर का नहीं। तू शादी के दौरान गर्भवती हुई है, यानी तू और भी तेरा बच्चा। वह आदमी कुछ भी कहे, उसका परिवार भी कहे, इस बच्चे की रक्षा तू करेगी, समझी? मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं इसकी रक्षा करूंगी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटकर अपने पेट पर हाथ रखा। अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ना तो पेट बाहर आया था, ना ही बच्चे को कोई हरकत। लेकिन मेरे हाथ के नीचे कुछ था, छोटा सा गर्म सा। हेलो, मैंने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह दुख के आंसू नहीं थे। 7 साल तक मुझे लगता था कि मैं अधूरी हूँ, कि मैं एक खराब इंसान हूँ, बांझ औरत। मुझे लगता था कि यह सच है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं एक अच्छी इंसान थी शुरू से ही, बस वह घर मुझे बीमार कर रहा था। पेट पर हाथ रखे हुए मैं सो गई। 7 साल में पहली बार एक सुकून भरी नींद। तलाक को 7 महीने बीत चुके थे। मेरा पेट कोई बाहर आ गया था। ढीले ढाले कोट पहनने पर भी पता चल जाता था। पहले समय मेरा हाथ एक पर अपने पेट पर चला जाता था। अनजाने में इस बच्चे की रक्षा करने की एक सहज प्रवृत्ति। मायके में जिंदगी शांतिपूर्ण थी। माँ हर सुबह मेरे लिए सूप बनाती, वह बच्चों के खाने की किताबें ले आई थी और धीरे धीरे बच्चों के कपड़े भी खरीदने लगी थी। माँ कहती थी, जब तू छोटी थी तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ नहीं कर सकी, इस बार मैं करूँगी। शायद माँ को भी अपने कारोबार में व्यस्त रहने का अफसोस था। वह अपने नाती पोते के लिए अलग होना चाहती थी। मैं भी बदल गई थी। मेरे चेहरे पर रौनक आ गई थी और आईने में खुद को 7 महीने पहले वाली प्रिया से बिल्कुल अलग पाती थी। ससुराल में रहते हुए मैं हमेशा थकी हारी रहती थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और होंठ नीचे की ओर झुक रहे थे, लेकिन अब मेरे गाल भर गए थे और आंखों में चमक थी। मैंने अंदर एक बच्चा पल रहा था और इस एहसास को मुझे बदल दिया था। उस दिन मेरा डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप था। चेकअप के बाद लौटते हुए मैं पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने से गुजरी। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा पैदल चलूं। सड़क चौड़ी थी। स्टोर के सामने फुटपाथ पर लोग आ जा रहे थे। मैं क्रीम कलर का लंबा कोट पहने धीरे धीरे चल रही थी। पेट की वजह से मैं तेजी से नहीं चल सकती थी। तभी सामने से हंसने की आवाज़ आई, एक जानी पहचानी हंसी। 7 साल तक सुनी हुई हंसी, दूसरों को खुश करने के लिए निकली जाने वाली तरह की हंसी। और मेरी सास थी। 3 लोग साथ में चल रहे थे। मेरी सास और उनकी उम्र की 2 और औरतें। तीनों के हाथ में स्टोर के शॉपिंग बैग थे। मेरी सास के छोटे धुंधलाले बाल, मोतियों का हार और गहने बैंगनी रंग का जैकेट। 7 महीने पहले जैसा ही पहनावा। मैं एक पल के लिए रुक गई। मैंने सोचा कि क्या मैं वापस चली जाऊं। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी, अभी इस हालत में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी सास ने मुझे पहले देख लिया था। हमारी नज़रें मिली। मेरी सास एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी सहेलियों की तरफ झुककर बोली, इस तरह से कि मैं सुन सकूं। जानबूझकर यह मेरी पुरानी बहू थी। मेरा दिल डूब गया। एक बांझ औरत हमारे घर में आ गई थी। हमारा वंश झुककर रह गया वाला था, समझे। एक औरत ने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक। दूसरी ने मुंह पर हाथ रखकर कुछ फुसफुसाया। मेरी सांस रुकी नहीं। नहीं, बहू तो आते ही गर्भवती हो गई। औरत अच्छी मिले तो घर बच जाता है। यह तो 7 साल तक बस रोटी ही तोड़ती रही। यह बाजार के बीचों बीच हो रहा था। लोग रुक गए। हम देखने लगे। मेरे सामने दिन दहाड़े 7 साल पहले दिवाली की मेज पर रिश्तेदारों के सामने बेहतरीन करने वाली मेरी सास
7 महीने पहले तलाक के कागज पर हाथ देखकर चुपचाप निकल जाओ कहने वाली वही सास आज सड़क पर मिली, पुरानी बहू को अपनी सहेलियों के सामने हलील कर रही। पाती मेरा चाह रहा था। 7 साल बीतने पर भी कुछ लोग नहीं बदले। मेरा खून खोल उठा। यह गुस्सा था 7 साल तक दबाया हुआ निकला हुआ गुस्सा मेरे अंदर से उबल रहा था, लेकिन मैंने चिल्लाया नहीं। इसके बजाय मेरे दिमाग में कुछ कौन था। अचानक अनायास कार्ड ससुराल ने निकलते समय मैं जो भूल गई थी तलाश के समय में मुझे एक बार भी याद नहीं आया। मेरी सास का डिपार्टमेंटल स्टोर का कार्ड, ससुर जी के अस्पताल का कार्ड, सुनीता की पढ़ाई का कार्ड, घर खर्च का कार्ड, सब मेरे नाम पर थे। सब मेरे बैंक खाते से कट रहे थे। 7 महीने से तलाक के बाद भी हर महीने मेरा दिमाग अचानक साथ गया। गुस्से से धुंधली हुई नजरें अचानक साथ गई। और औरत जो मेरी अभी मजाक उड़ा रही है, उसके हाथ में जो शॉपिंग बैग है वह भी मेरे कार्ड से खरीदा गया है। मुझे घर से निकालकर बांझ कहकर मेरा मजाक उड़ाते हुए भी अभी भी मेरे पैसों से शॉपिंग कर रही है। 7 साल तक भी, मेरे तलाक के बाद भी मुझे हंसी आ गई। सच में हंसी आ गई। जबरदस्ती की नहीं बल्कि सच में। यह स्थिति इतनी बेतुकी, इतनी हास्यास्पद थी। मैंने अपने हैंडबैग से फोन निकाला। मेरी सास अभी भी अपनी सहेलियों से कुछ कह रही थी मेरी तरफ इशारा करते हुए, लेकिन अब मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने एक नंबर मिलाया। हेलो भारत क्रेडिट कार्ड। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। जी मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रिया के नाम से जो कार्ड है उन सभी को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। सारे कार्ड ब्लॉक करने हैं मैडम, कृपया पुष्टि करें। हाँ सारे। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, वह अभी भी हंस रही थी। अनजान में भी मुस्कुराई और फिर मैं मुड़ गई, धीरे धीरे अपने पेट को सहलाते हुए। मेरे पीछे मेरी सास की हंसी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। उस शाम मैं माँ के घर पर रात का खाना खा रही थी कि मेरा फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर था। नहीं, यह अनजान नंबर नहीं था। यह वह नंबर था जिसे मैं 7 महीने पहले तक रोज देखती थी। मेरे ससुराल का लैंडलाइन नंबर। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार समीर के नंबर से फ़ोन आया, वह भी मैंने नहीं उठाया। 5वीं बार मेरी सास के मोबाइल से फ़ोन आया, मैंने उठा लिया। प्रिया, मुझे लगा जैसे मेरा फोन पर्दा फट जाएगा। मेरी सास चिल्ला रही थी, कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? डिपार्टमेंटल स्टोर में पेमेंट नहीं हो रहा है। मुझे लोगों के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुम्हें पता है? लोगों के सामने शर्मिंदगी? मैंने शांति से जवाब दिया, माँ जी, लोगों के सामने शर्मिंदा होना कैसा लगता है अब आपको समझ आया? वो के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। और हाँ माँ जी, भारत क्रेडिट कार्ड में फ़ोन करके पूछिए कि वह कार्ड किसके नाम पर है। क्या मेरे नाम पर है माँ जी? सारे क्या कह रहे हो? ससुर जी के अस्पताल के अर्ज का कार्ड, सुनीता की पढ़ाई का कार्ड भी, आपका डिपार्टमेंट स्टोर का कार्ड भी, घर खर्च का कार्ड भी, सब प्रिया के नाम पर, प्रिया के बैंक खाते से 7 साल तक। और तलाक के बाद 7 महीने तक हर महीने 1 लाख से ज़्यादा कट रहे थे। मेरी सास कुछ नहीं बोल सकी। मैं तो भूल ही गई थी। तलाक के समय इतनी जल्दी में थी, लेकिन आज आपकी वजह से याद आ गया। आपने मुझे सड़क पर जो हलील किया उसकी वजह से शायद मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्रिया, मैंने सब ब्लॉक कर दिए हैं। अब आप मेरे पैसों से शॉपिंग नहीं कर पाएगी। मैंने भोग काट दिया। मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था। माँ सामने बैठी मुझे देख रही थी। उन्होंने सब सुन लिया था। प्रिया, हाँ माँ, बहुत अच्छा किया। माँ मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराई। उस रात मैंने फ़ोन पर 28 मिस कॉल थी। ससुराल का लैंडलाइन, सास का मोबाइल, समीर, सुनीता का व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया, भाभी कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पेमेंट रिजेक्ट हो गया। पागल हो गई हो क्या? किराया देना है। मैंने मैसेज पढ़ा और फ़ोन नीचे रख दिया। 7 साल तक हर महीने 4 लाख सुनीता की पढ़ाई के लिए मेरे कार्ड से कटे थे, यह जाने बिना कि यह पैसा किसका है। यह 4 एक उनको वह मुसीबत, बदकिस्मत बहू और बांझ कहकर ताने मारती थी। अब समझ आया होगा सुनीता की वह किस्मत किसकी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चांद निकला हुआ था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। बच्चे ने लात मारी, कोंक करके। एक छोटी सी लेकिन मजबूत और माँ ने आज बहुत अच्छा काम किया है, मैंने धीरे से कहा। कार्ड बंद करवाने के अगले दिन मैं ही ससुराल का घर ढहने लगा। पहला वो सुनीता का आया। तलाक के बाद पहली बार सुनीता की आवाज़ सुन रही थी 7 महीने बाद, लेकिन यह आवाज़ पहले की तरह ताने मारने वाली सुनीता की नहीं थी। भाभी कार्ड नहीं चल रहा है, वह रो रही थी। यहाँ का किराया मैं कार्ड से देती थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। मकान मालिक ने कहा कि ये इस हफ्ते पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। भाभी मैं क्या करूँ?
शांति था। मैं फोन कान से लगाए चुपचाप सुनती रही। भाभी प्लीज कार्ड से फिर चालू करवा दो। भाभी मेरी गलती है, मैंने उस समय बहुत बुरा बर्ताव किया था, है ना भाभी? मैं माफ़ी मांगती हूँ। हर महीने अपनी पढ़ाई के लिए 4 लाख मेरे कार्ड से इस्तेमाल करने वाली और मुझे बदकिस्मत बहू कहने वाली कार्ड बंद होते ही माफ़ी मांग रही थी। सुनीता, हाँ, क्या तुम्हें पता है कि वह पैसे किसका था? क्या पढ़ाई के 4 लाख हर महीने 7 साल तक मेरे बैंक खाते से गए? और दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सुनीता, तुमने लंदन में जो कीमती सामान खरीदा, केस में कोई फी और स्कूल फी में बहुत पढ़ाई की, वह सब तुम्हारी भाभी के पैसे से हुआ था, वही बांझ बदकिस्मत बहू के पैसों से। क्या वह पैसे तुम्हारे थे? हाँ। शुरू से सुनीता कुछ नहीं बोल सकी। अगर किराए की चिंता है तो उधार मांगो सुनीता, मैं अब उस किराए के एटीएम नहीं, मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरा मामला ससुर जी का था। ससुर जी को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ थी, इसलिए वह हर महीने अस्पताल जाते थे। दवाइयों और जांच का खर्च मिलाकर महीने में करीब लाख रुपये होते थे। वह भी सब मेरे नाम के कार्ड से जाता था। कार्ड बंद होने पर अस्पताल में पेमेंट नहीं हुआ, यह बताने के लिए समीर ने मुँह किया। वो प्रिया, पिताजी के अस्पताल का बिल नहीं भरा जा रहा है, कार्ड फिर से चालू करवा दो। पिताजी को दवाइयाँ नहीं मिली तो बहुत दिन हो जाएगा। समीर की आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, ना माफ़ी ना अफसोस, बस कार्ड चालू करवाने की एक गुजारिश। समीर, हमारा तलाक हो चुका है। तलाकशुदा बहू अपने ससुर के अस्पताल का बिल क्यों भरेगी? लेकिन वह पिताजी है, वही पिताजी जो मुझे 7 साल तक बांझ बहू कहते रहे। समीर कुछ नहीं बोल सका। अपने पिताजी का बिल खुद भरो, यही एक बेटे का बिल जहाँ होता है। मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद घर के खर्चों का बारी आई। किराने की दुकान पर पेमेंट नहीं हुआ, अपार्टमेंट का मेंटेनेंस बिल बुकाया गया और बाजी को बिलों का भुगतान भी रुक गया। यह सब मेरे कार्ड से ऑटो डेबिट होता था। 7 साल में जो बिल कभी एक दिन भी लेट नहीं हुए थे, वे सब एक साथ रुक गए। तब ससुराल वालों को समझ आने लगा कि यह घर किस चीज़ पर चल रहा था। सास ने समीर से पूछा होगा, क्या वह सारे कार्ड प्रिया के पैसों के थे? लगता तो यही है। क्या मतलब? लगता तो यही है। तुम्हें नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था माँ। मुझे लगा कि वह घर का कार्ड है तो हर महीने जाने वाली पढ़ाई का खर्च, अस्पताल का बिल, मेंटेनेंस, सब कुछ। 7 साल तक 7 साल तक सास कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सकी। ऐसा सुना है। फिर उन्होंने पूछा, यह सारा पैसा आता कहाँ से था? समीर जवाब नहीं दे सका। उसे खुद भी नहीं पता था। उसने मुझसे कभी एक बार भी नहीं पूछा था। पत्नी के बैंक खाते में हर महीने 10 लाख से ज़्यादा कट रहे थे, लेकिन 7 साल में उसने एक बार भी शक नहीं किया, क्योंकि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन ससुराल वालों को असली झटका इसके बाद लगा। कार्ड बंद करवाने के बाद मैंने माँ की कंपनी के वकील के जरिए एक और काम किया। शादी की शुरुआत में मेरे मायके ने समीर के कारोबार में जो 50 लाख की निवेश किया था, मैंने उसे आधिकारिक तौर पर वापस मांगने का नोटिस भेजा। वकील के नाम से एक सानू नोटिस ससुराल पहुंचा। समीर ने फोन किया, प्रिया यह क्या है? निवेश वापस? अगर तुम अभी ऐसा करोगी तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। समीर, क्या तुम्हें पता है कि वह निवेश कहाँ से आया था? वह मेरे मायके से आया था। शादी की शुरुआत में जब तुमने कारोबार शुरू करने की बात की थी तो माँ ने मदद की थी, तुम्हारी माँ ने। हाँ, तुम्हें यह भी नहीं पता था, है ना? अब तो पता, तुम्हारा तला हो चुका है। पैसे वापस लेना स्वाभाविक है। अपने कारोबार का तुम खुद देखो। उस समय से आवाज़ें फैलने लगी। ससुराल के आसपास में उस बहू का मायका तो करोड़पति है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, अरबों की संपत्ति है। उस घर की बहू तो खुद एक अमीर दादी है। सास ने यह खबर सुनकर समीर से पूछा होगा, प्रिया का मायका? क्या उनसे 5 बिल्डिंग है? मैंने भी अभी अभी पता चला। क्या तुम्हें शादी के समय नहीं पता था? प्रिया ने बताई नहीं। उसने 7 साल तक यह बात छिपा कर रखी। सास कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। ऐसा सुना है। और फिर वह बड़बड़ाई, हमने उस लड़की से क्या क्या कहा था? बांझ औरत, घर का बोझ, बदकिस्मत, एक करोड़पति की बेटी को जो हर महीने 1 लाख का खर्च उठा रही थी। वह 7 साल तक यही सब कर, लेकिन असली झटका यह नहीं था। उसके 1 महीने बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक स्वस्थ बेटा। यह खबर ससुराल तक पहुंच गई। कैसे पहुंची यह मुझे नहीं पता। किसी ने कहा कि समीर के ऑफिस के किसी दोस्त ने बताया, किसी ने कहा कि पड़ोस के किसी आदमी ने बताया। सास ने यह खबर सुनकर समीर को बुलाया होगा। समीर, हाँ माँ, प्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहते हैं कि वह बच्चा मेरा है? समीर कुछ नहीं बोल सका।
यह कैसे हो सकता है? वह शादी के दौरान गर्भवती हुई थी, तलाक से ठीक पहले। जब हमने उसे घर से निकाला था तब वह पहले से ही गर्भवती थी। सन्नाटा। सास कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा सुना है 7 साल तक उसने कहा था कि बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा था कि कारण अज्ञात है, तो मैंने यह तनाव की वजह से हुआ था। हमारे घर में मिले तनाव की वजह से वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। वहाँ से निकलते ही तनाव खत्म हो गया और वह तुरंत गर्भवती हो गई। सास ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। ऐसा सुना है हमने एक गर्भवती बहू को घर से निकाल दिया। समीर और सास दोनों कुछ नहीं बोल सके। कार्ड बहू के पैसों के थे। मायका अमीर था, बहू भी गर्भवती थी। 7 साल तक बच्चा ना होने के कारण ससुराल था। यह सारी सच्चाई उन्हें बहुत देर से पता चली। एक भी सच झटका का झटका देने वाला था, लेकिन 4 सच एक साथ सामने आए थे और आखिरी में धोखा देने वाली औरत रीना भी चली गई। कार्ड बंद होने के और निवेश वापस लेने के बाद समीर की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, बिगड़ने लगी। कारोबार डगमगाने लगा और रीना के साथ रह रहे घर का किराया भी बकाया होना लगा। रीना ने पहले बात से ही ऐसा सुना है, समीर अस्पताल का स्टेज कैसे होगा? बच्चा पैदा होने पर बहुत पैसे लगेंगे, थोड़ा इंतजार करो। अभी थोड़ी बदमाश है, थोड़ा इंतजार करो। 3 महीने से यही कह रहे हो। मैंने इसलिए तलाक नहीं करवाया था और उसने अपना सामान बांध लिया। जब पैसा होता है तो लोग साथ रहते हैं, पैसा खत्म होने पर चले जाते हैं। यह इस बात का सबूत था कि वह रिश्ता सच्चा नहीं था। समीर ने सब कुछ खो दिया, पत्नी, बच्चा, पैसा, कारोबार और प्रेमिका भी। 7 साल तक बहू को ताने मारने, बाहर औरत रखते और पत्नी को घर से निकालने का नतीजा यह था। एक खाली कमरे में अकेला बैठा 36 साल का आदमी, एक आदमी जिसे एक कप चाय बनाना भी नहीं आता, वह एक खाली कमरे में अकेला था। मुझे यह बात सुनकर कोई एहसास नहीं हुआ, ना दुख ना खुशी, बस एक खालीपन। माँ ने पूछा था, समीर की हालत बहुत खराब है, ऐसा तुझे कैसा लग रहा है? पता नहीं माँ, कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, यही सही है, माँ ने सिर हिलाया। कुछ महसूस ना होने का मतलब है कि वह आदमी अब तेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। यह सच था, वह खत्म हो चुका था। मैंने अपने नवजात बच्चे को गोद में ले रखा था, छोटा सा, गर्म सा और दुनिया का सबसे कीमती। इस बच्चे के सामने उन लोगों की कहानियाँ अब कोई मायने नहीं रखती थी। बच्चे को जन्म दिए 1 महीना हो गया, एक बेटा 3-2 किलो का, स्वस्थ। उनके रोने की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि डिलीवरी रूम में नर्स ने हंसते हुए कहा, माँ, आपके बच्चे के फेफड़े बहुत मजबूत है। मैं बच्चे को गोद में लेकर रोई। यह खुशी के आंसू थे। 7 साल तक इंतजार किया हुआ बच्चा, बांझ, सब वंश को खत्म करने वाली, कही जाने वाली। मैंने एक स्वस्थ बच्चे को गोद में ले रखा था। माँ भी रोई। डिलीवरी रूम में बाहर इंतजार करते हुए बच्चे को देखते ही, प्रिया, तूने कर दिखाया। हाँ माँ, मैंने कर दिखाया। यह हम तीनों की शुरुआत थी। बच्चे के जन्म के बाद की सारी देखभाल माँ ने की। वह सूप बनाती, बच्चों को गोद में लेती और रात में जब बच्चा रोता तो सबसे पहले उठती। मुझे बुरा लगता तो मैं कहती, माँ आप सो जाइए, तो वह कहती, जब तू छोटी थी तो मैं यह सब नहीं कर सकी, अब कर रही हूँ, चुपचाप लेटी रहे। उनकी इस बात पर मैं फिर रो पड़ी। बच्चा होने के बाद मैं बहुत रोने लगी थी, लेकिन यह सब गर्मजोशी भरे आंसू थे। बच्चे के साथ हर दिन एक चमत्कार जैसा था। सुबह दूध पिलाते हुए बच्चे का चेहरा देखती थी, छोटी सी नाक, होठ हिलाता हुआ मुंह, कसकर बंद आंखें। दुनिया में इतना छोटा और इतना प्यारा कोई हो सकता है? तुम्हारी वजह से माँ की जिंदगी बची। मैंने धीरे से कहा। बच्चा जैसा सुन रहा हो अपने होठ हिलाने लगा। ऐसे ही शांति भरे दिन बीत रहे थे। एक दिन दोपहर की बात है, दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला और वह वहीं जम गई। कौन है आप? मैं समीर हूँ आंटी जी। वह समीर। मैं अंदर कमरे में बच्चे को दूध पिला रही थी। मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। हमारे घर में क्या काम है? प्रिया से बस एक बार बात करनी है। नहीं, माँ की आवाज़ बहुत सर्द थी। प्रिया अभी बच्चे की देखभाल कर रही है, जो भी बात करनी है वकील के बारे करो। आंटी जी बस एक बार मुझे आंटी जी मत कहो, अब कोई रिश्ता नहीं है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, लेकिन समीर गया नहीं। वह बरामदे के बाहर खड़ा रहा। 30 मिनट, 1 घंटा। माँ ने मुझसे कहा, प्रिया वह आदमी अभी भी बाहर है, क्या करना है? मैं बच्चे को नीचे रखकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला। समीर खड़ा था, 7 महीने पहले वाले समीर से बिल्कुल अलग। चेहरा दुबला हो गया था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सूट की जगह एक मोड़ी जही जैकेट पहना हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। प्रिया जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बच्चे को देखना है। नहीं, वह मेरा बच्चा है। इस बात पर मैं एक पल के लिए रुक गई। मेरा बच्चा? 7 साल तक बच्चा ना होने पर आए भरने वाले आदमी, बाहर किसी औरत को गर्भवती करने अपनी पत्नी को घर से निकालने वाले आदमी,
गर्भवती पत्नी को अनजान सड़कों पर छोड़ देने वाले आदमी, वह आदमी कह रहा है मेरा बच्चा। समीर, पिता होने का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? 7 साल तक बच्चा ना होने पर आए भरना पिता होना है। बाहर औरत रखकर अपनी पत्नी को घर से निकालना पिता होता है। गर्भवती को घर से निकालकर भी अनजान रहना पिता होना है। समीर ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो। माफ करने की बात मत करो। यह शब्द मैं 7 साल में इतनी बार सुन चुकी हूँ कि अब उब गई हूँ। प्रिया, उस औरत ने मुझे छोड़ दिया। मुझे पता था पैसा खत्म हो गए तो चली गई। अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। प्रिया, जब मेरे पास सिर्फ तुम थे, जब तुमने छोड़ दिया था, यह बात मेरे गले तक आ गई, लेकिन मैंने चिल्लाया नहीं। मैंने शांति से कहा, समीर, जब मेरे पास सिर्फ तुम थे तब तुमने मुझे छोड़ दिया था। समीर ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय मेरे पास कोई नहीं था। सांसें खिलखिल कर होकर सूटकेस लेकर टैक्सी में अकेले रो रही थी। उस समय तुम कहाँ थे समीर? उस औरत के घर पर थे ना? समीर मुंह नहीं खोल सका। जाओ यहाँ से, और कोई बात नहीं करनी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। समीर दरवाजे के बाहर कुछ देर खड़ा रहा और फिर चला गया। उसके कदमों की आवाज़ दूर होती गई। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। 7 महीने पहले होता तो मैं रो पड़ती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वह आदमी मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका था। 1 हफ्ते बाद दरवाजे की घंटी फिर बजी। माँ ने इंटरकॉम पर देखा और मेरी तरफ मुड़ी। प्रिया, तुम्हारी सांसें। मेरा दिल एक बार धड़का, लेकिन बस उतना ही। मैं देखती। मैंने दरवाज़ा पर खोला। सांस खड़ी थी। डिपार्टमेंटल स्टोर वाले कपड़े नहीं थे। एक पुरानी बेज रंग की पैडिंग, जैकेट और काली पत पेटियाँ। हाँ, हार भी नहीं था। बाल खुले हुए और बिखरे हुए थे। मेकअप भी नहीं किया। 7 महीने पहले सड़क पर मेरा मजाक उड़ा रहे वाली उस औरत को, इस औरत को एक मानना मुश्किल था। प्रिया, सांस की आवाज़ फटी हुई थी। माँ जी, आप यहाँ कैसे? मुझे कुछ बात करनी है। सांस ने मुझे देखा और फिर वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। दरवाजे के सामने कंक्रीट के फर्श पर 65 साल की सांस मेरी झलती थी। प्रिया ने नीचे देखती रही, कुछ नहीं बोली। 7 साल तक मैंने तुम्हें बहुत बुरा भुला कहा, बांझ कहा, घर का बोझ कहा। सब मेरी गलती थी। सांस की आंख से आंसू बह रहे थे। वापस आ जाओ। जुल्म कंधे लिए। प्रिया, प्लीज। मैं सांस को चुपचाप देखती रही। 7 साल तक मुझे झलील करने वाली औरत घुटनों के बल बैठी थी, रो रही थी, वापस आने के लिए कह रही थी। लेकिन अजीब बात है, मुझे दुख नहीं हुआ, ना खुशी। बस एक बात जानने की इच्छा हुई। माँ जी, एक बात पूछूं? सास ने मेरी तरह देखा। आप बच्चे के लिए आई है या पैसों के लिए, या फिर इसलिए कि वह औरत चली गई और अब कोई और चारा नहीं है? सास ने मुंह खोला और बंद किया। वह जवाब नहीं दे सकी। तीनों वजह है। हाँ ना? सास ने सिर झुका लिया। मुझे पता था कि यह औरत सच्चे दिल से माफी मांगने नहीं आई है। बच्चा समीर का खून है, इसलिए पैसे की जरूरत है, इसलिए धोखा देने वाली औरत चली गई, और अब नई बहू भी नहीं, इसलिए। माँ जी, अगर आपने बच्चे को देखा होता तो आप जानती। सांस ने सिर उठाया। उन्होंने बच्चे को देखा नहीं था। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा। स्वस्थ बेटा है, 3-2 किलो का। इतना होर से होता है कि पूछो मत। सांस का चेहरा बिगड़ गया। आपको पता है कि यह बच्चा शादी के दौरान हुआ है, एक कानूनी रिश्ते में। मैं कानूनी तौर पर यह भी मेरा बच्चा है। हाँ, पता है। आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? बांझ, घर का बोझ। 7 साल तक हर दिन। लेकिन माँ जी, एक कदम आगे बढ़ी। मैं उस घर से निकलने के बाद पहली बार मुझे खाने का स्वाद पता चला। सास ने मुझे देखा। मैं चैन की नींद सोई। 7 साल में पहली बार, और फिर बच्चा हो गया। 7 साल तक जो बच्चा नहीं हुआ था वह उस घर से निकलते ही हो गया। सांस ने होठ पर कांप रहे थे। और अब आपको समझ आया कि कमी किसमें थी माँ जी? सांस जवाब नहीं दे सकी। कारण आपका ससुराल था। कारण आप थी माँ जी। 7 साल तक बच्चा ना होना मेरी गलती नहीं थी, बल्कि आप मुझे बीमार कर रही थी। सांस ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। यह बच्चा मेरा है, मैंने साफ साफ कहा। आपने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया था। अब वही बांझ बच्चा पैदा कर लाई तो आपको खून का रिश्ता याद आए, हमारा पोता। प्रिया, आप जाइए माँ जी। सांस उठ नहीं सकी। वह घुटनों के बल बैठी, सिर झुकाए रही। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। सुनीता थी। वह सांस के पीछे खड़ी थी। कब आई पता नहीं, विदेश से लौटी हुई लग रही थी। पहले की तरह कीमती कपड़े नहीं थे, एक साधारण पेंडिंग जैकेट और जूते। चेहरा कई दुबला हो गया था। भाभी, मेरी भी गलती है। मैंने उस समय बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने जो कहा था कि तुम बदकिस्मत हो, उसके लिए मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि वह सारा पैसा तुम्हारा था। मैंने सुनीता की तरफ देखा। पढ़ाई के 4 लाख हर महीने, 7 साल तक सब मेरे कार्ड से गए थे। उस पैसे से लंदन में पढ़ाई करके कीमती सामान खरीद कर कहे कि मैं ही पैद हो। और भाभी,
को बदकिस्मत कहने वाली सुनीता। हाँ, माफ़ी मांगने की बात कार्ड बंद होने से पहले सोचनी चाहिए थी। सुनीता ने सिर झुका लिया। अगर पढ़ाई की चिंता है तो जिद कमाओ, पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। मैं अब उस घर की सदस्य नहीं हूँ। सुनीता कुछ नहीं बोल सकी। मैंने फिर से सास की तरफ देखा। माँ जी, आखिर एक बात कहनी है। सास ने सिर उठाया। आपको अपनी गलती का एहसास है, यह मैं मानती हूँ, मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन माँ जी, मैं वापस नहीं जाऊंगी उस घर में, कभी नहीं। प्रिया ने उस घर में 7 साल तक मर मर के जी रही थी। वहाँ से निकलकर मुझे नई जिंदगी मिली है, बच्चा भी इसलिए हुआ है। अगर मैं फिर से उस घर में गई तो मैं भी मर जाऊंगी और यह बच्चा भी। सास ने मुंह बंद कर लिया। आप जाइए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सास बंद दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ी रही। मैंने इंटरकॉम कैमरे से देखा। घुटनों के बल बैठकर उठी, फिर दरवाजे के सामने खड़ी रही देर तक। फिर वह मुड़ी। धीरे धीरे उनकी पीठ झुक गई हुई थी। मेरी बहू हलती नहीं थी। मैंने उसकी बेबसी हालत इंटरकॉम से सुनाई दी। मैंने इंटरकॉम का स्क्रीन बंद कर दिया और अंदर के कमरे में लौट आई। बच्चा सो रहा था, छोटी सी बुढ़ी भी, और गहरी नींद में सोता हुआ। चेहरा में आंसू निकल गए। वह खुशी के आंसू थे कि यह आप नींद अब हो या दुखी, सुकून के, मुझे नहीं पता। शायद सब कुछ मिला जुला। मैं बच्चे के पास लेट गई। मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी, मैंने धीरे से कहा। कोई कुछ भी कहे, हाजिर तक। इसके बाद वकील के एरिए सब कुछ निपट गया। समीर ने बच्चे पर अपना हित जताया। अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। धोखेबाड़ी का इतिहास, बच्चे को छोड़ने का इतिहास और गर्भवती पत्नी को अनजाने में घर से निकालने का मामला। अदालत के फैसले के अनुसार वह पिता बनने के अयोग्य था। गवारा भत्ता फिर तय किया गया। समीर का धोखा तलाक का मुख्य कारण मानते हुए गुजारा भत्ता का ही बढ़ा दिया गया। तलाक के समय मैंने ऐसा क्या किया कि जो गुजारा भत्ता दूं? कहने वाली सांस की बात कितनी गलत थी, यह जानून और साबित कर दिया। मेरे मायके से लगाया गया 50 लाख का निवेश भी पूरा वापस मिल गया। ससुराल की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। समीर का कारोबार बंद हो गया और ससुराल का अपार्टमेंट और डूब गया। सांस की डिपार्टमेंटल स्टोर की शॉपिंग बंद हो गई। सुनीता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। हमें एक सुरक्षा आदेश भी मिला। ससुराल का कोई भी सदस्य मुझसे या मेरे बच्चे को जबरदस्ती संपर्क नहीं कर सकता या हमारे पास नहीं आ सकता। सब कुछ खत्म हो गया। 7 साल लगे, लेकिन अंत उम्मीद से ज्यादा सुथरा था। माँ ने कहा, प्रिया अब सब ठीक है, अब सिरजा आगे देखो। हाँ माँ, अब सिरजा आगे देखूंगी। 1 साल बीत गया। बच्चे का पहला जन्मदिन आया। उसने चलना शुरू कर दिया था। अभी भी लड़खड़ाता था, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर एक एक कदम आगे बढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा काम लगता था। माँ माँ, जिस दिन उसने पहली बार माँ कहा, मैं रसोई में उसके लिए खाना बना रही थी। पीछे से यह आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो बच्चा दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। मैंने चम्मच नीचे रखा और दौड़कर उसके पास गई। मैंने उसे गोद में उठा लिया। हाँ माँ है। माँ, मेरे आंसू निकल गए। फिर से बच्चा होने के बाद मैंने उस सच में बहुत रोने लगी थी, लेकिन यह सब गर्मजोशी भरे आंसू थे। माँ बगल में खड़ी हंस रही थी। प्रिया, तू आजकल बहुत रोने लगी है। आप भी तो रो रही है। मैं तो बुढ़ापे की वजह से रो रही हूँ। हम दोनों हंस पड़े। बच्चा भी साथ में हंसने लगा, यह जाने बिना कि क्या मजा है। मैंने माँ की कंपनी के काम शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। मुझे कुछ नहीं पता था। शुरू में मैंने दस्तावेजों को संभालने का काम किया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, साइट की भाषा सीखना, ग्राहकों के साथ बात करना, एक एक करके सब कुछ सीखा। माँ ने मुझे सिखाया। खुद प्रिया, ये ऐसे करते हैं, देख, ध्यान से देख। माँ एक कारोबारी थी। घर में वह एक प्यारी नानी थी, लेकिन ऑफिस में वह एक तेरमरारी बॉस थी। मैंने उस माँ के नीचे काम सीखा। शुरू में मुश्किलें हुई, बच्चे को पालना, काम सीखना, लेकिन अजीब बात है, मैं थकती नहीं। ससुराल में 7 साल तक हर सुबह 5 बजे उठकर ससुर जी की दवाइयाँ तैयार करना, सास का खाना बनाना, त्योहारों पर 20 लोगों का खाना बनाना और हर महीने 10 लाख से ज़्यादा खर्च उठाने का बाद भी मुझे घर का बोझ कहा जाता था। उस समय मैं चाहे कितना भी करूँ थक जाती थी, लेकिन अब बात अलग थी। मैं जो काम कर रही थी वह मेरे नाम से था, मेरे बच्चे के लिए था। उतनी ही मेहनत करने पर भी मैं थकती नहीं थी। पहचान मिलने के एहसास इतना अलग होता है। बच्चा तेज से ही बढ़ रहा था। जन्मदिन की पार्टी छोटी सी रखी। मैं, माँ और मैं, कंपनी के कुछ रेबी लोग। अब बात ससुराल वालों की नहीं। बुलाया। बच्चे ने गोद भराई की रस्म में स्टेथोस्कोप उठाया। माँ हंस पड़ी। लगता है यह डॉक्टर बनेगा। माँ कुछ भी बने, बस स्वस्थ रहे। हाँ, वह बच्चे सबसे जरूरी है। बच्चा स्टेथोस्कोप को मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था
तो मैंने छीन लिया। मैं सब हंस पड़े। यह होता है परिवार। मैंने सोचा ससुराल में त्योहार एक झंग की तरह होते थे। इस लोगों का खाना बनाने के बाद भी एक शब्द तारी नहीं मिलता। खाना परोसने के बाद सिर्फ शिकायतें मिलती है, दाल में नमक ज्यादा है, पकोड़े मोटे हैं। लेकिन इस छोटी सी जन्मदिन की पार्टी में माँ ने सूप बनाया, मैंने केक काटा और बच्चा हंसा, बस इतना ही था। लेकिन यही खुशी थी। कभी कभी ससुराल की खबरें सुनने को मिलती थी। समीर ने कारोबार बंद करके एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली। एक कमरे के मकान में अकेले रहता है। धोखा देने वाली औरत रीना ने किसी और आदमी से रिश्ता बना लिया है, ऐसी अफवाहें थी। समीर का बच्चा होने का दावा करने वाली वह औरत आखिरकार बच्चे को लेकर चली गई। सास का फांसी बूढ़ी हो गई और सुनीता पढ़ाई छोड़कर वापस आ गई और उनके साथ रहती है। ससुर जी के अस्पताल का पूरत समीर अपनी तनख्वाह से देता है। यह सब सुनने पर मुझे खुश महसूस नहीं होता था, ना दुख ना खुशी, और जैसे किसी और दुनिया की कहानी हो। एक शाम बच्चे को सुलाकर मैं बैठक में बैठी थी। माँ एक कप चाय ले आई। प्रिया, हाँ माँ, बस है। मैंने एक पल के लिए सोचा। मैंने 1 साल पहले के बारे में सोचा। टैक्सी की पिछली सीट पर रोते हुए, एक सूटकेस लेकर मायके के दरवाजे पर खड़े हुए, अस्पताल में गर्भवती होने की खबर सुनकर गलियारे में बैठकर रोते हुए, और फिर मैंने आज को देखा। बच्चा अंदर के कमरे में सो रहा था। उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। माँ मेरे सामने बैठी चाय पी रही थी। कल मुझे ऑफिस जाकर एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग करनी थी। मेरे बदुए मेरे नाम के विजिटिंग कार्ड थे। हाँ माँ, मैं खुश हूँ। मैं मुस्कुराई। और हाँ, बस यही चाहिए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चांद निकला हुआ था। 1 साल पहले कार्ड बंद करवाने वाली यही डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने की सड़क याद आ गई, जहाँ सास ने मुझे बांझ कहकर खलील किया था। और आज मैं उसी सड़क के नीचे, उसी आसमान के नीचे, लेकिन बिल्कुल अलग इंसान थी। 7 साल तक मैं उस घर की बहू थी। हर दिन मुझे बांझ कहा जाता था, घर का बोझ कहा जाता था। मेरे पति ने बाहर औरत रखी और मेरी ननद ने मेरे ही पैसों से पढ़ाई करते हुए मेरा मजाक उड़ाती थी। फिर भी मैंने सहा, क्योंकि मैंने सोचा कि एक में ही कुछ औरत है, यह परिवार है, कि अगर मैं और कोशिश करूंगी तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बदलाव तब आया जब मैंने वह घर छोड़ दिया। मेरी भूख लौट आई, नींद आई और बच्चा आया। 7 साल तक जो बच्चा नहीं हुआ था वह उस घर से निकलते ही हो गया। मैं अधूरी नहीं थी शुरू से ही, बस वह घर मुझे बीमार कर रहा था। दोस्तों, सहना हमेशा सही जवाब नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना ही जवाब होता है। जो गलती आपकी नहीं है उसे अपनी गलती मानकर दुख सहते हुए जीना नहीं होता। आप छोड़ सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है। छोड़ने पर खाने का स्वाद लौट आता है, नींद आती है, और शायद कोई अनसोचा चमत्कार भी हो सकता है। मेरी तरह यह कहानी सुनने वाले आप सभी, आप जहाँ भी हो, आज का दिन आपका अच्छा गुजरे और आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे रहे। धन्यवाद।